चलिए मेरे प्यारे साथियों, सभी यूट्यूब साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर BRG कॉम्पिटिटिव जोन। ठीक है। तो इसके पहले हमने पढ़ाया था यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने होते हैं। तो ये होते हैं 4। चूंकि ये पहले हमने पढ़ा दिया था, लेकिन बीच में टेक्निकल इशू होने की वजह से फिर मुझे ये वीडियो को शुरू करना पड़ा। आइए आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज़ हम लोग जान लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो पियाजे के बारे में है। ठीक है ना। तो पियाजे के कितने जो चरण हैं, आप ही आपने जाना 4। वो चारों चरण क्या है, थोड़ी सी हम एक शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। उसके जो 4 चरण हैं उसमें से एक आता है संवेदी मोटर चरण। ठीक है ना। क्या? संवेदी मोटर चरण इसको बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसको हम बोले तो बोलते हैं इसको सेंसरी या सेंसोरी मोटर, इसको स्टेज बोलते हैं। दूसरी की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। जो तीसरा होता है वह है ठोस संक्रियात्मक। क्या है? ठोस संक्रियात्मक चरण। इसको बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना। थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया। चौथा जो चरण होता है वह होता है औपचारिक। ठीक है। संक्रियात्मक चरण इसको बोलते हैं औपचारिक का इंग्लिश होता है फॉर्मल। ठीक है ना। ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये पियाजे के 4 चरण होते हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। और संज्ञानात्मक जो विकास है, जैसे कि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास है, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो है 3 सिद्धांत होते हैं। 3 सिद्धांत है, बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। एक तो पियाजे का सिद्धांत हो गया। दूसरा का जो है दूसरा का जो है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वाइगोट्स्की। ठीक है ना। वाइगोट्स्की थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद से एक और है, ठीक है ना, इसके संदर्भ में ब्रूनर। ठीक है। तो ब्रूनर का सिद्धांत भी यहाँ पे है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, यहाँ पे 3 इसके विचारक हैं। 3 लोगों के सिद्धांत है। बाद में हम लोग इसको जानेंगे। यहाँ पे है स्कैफोल्डिंग शब्द किसके द्वारा दिया गया है। स्कैफोल्डिंग शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो क्या वो वाइगोत्स्की है, ठीक है, या पियाजे है, या थार्नडाइक है, या कोहलबर्ग है। इसके बारे में हमें बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना। स्कैफोल्डिंग, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। हेलो, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है क्या? ओके है ना, सब चीज ओके है। चलिए। तो इसका जो सही शब्द है, इसका जो सही आंसर है, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा मेरे साथियों, इसका सही आंसर होगा वो है वाइगोत्स्की। क्या होगा? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक कारणों को, थोड़ी सी इसमें लिखते चलते हैं। क्या? इन्होंने जो सामाजिक कारण थे, ठीक है ना, तो सामाजिक कारणों को और इसके साथ साथ भाषा को, इसके साथ साथ किसको? भाषा को महत्वपूर्ण बताया था बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है ना।
तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारण और भाषा को महत्वपूर्ण इन्होंने बताया था। इनका जो सिद्धांत था वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता था। इनका जो सिद्धांत था क्या कहलाता था? इनका जो सिद्धांत था वह सामाजिक, उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, और सांस्कृतिक सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ ही अगर इनके बारे में थोड़ी सी और जाने हम, तो इन्होंने मैं क्या इसको बताऊं आपको कि बच्चों के इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के दो नवीन पद्धतियों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दो नवीन पद्धतियों के बारे में बताया था। पहला तो था क्या कि ये कहते हैं कि बच्चों के मन का एक सिद्धांत है, जिसमें बच्चों के मन का सिद्धांत से तात्पर्य उसमें जो अपनी सामाजिक अवस्थाओं तथा दूसरों की अवस्थाओं के बारे में उत्पन्न समझ है उसकी, उससे होता है। और दूसरा जो है सूचना समाधान उपागम, ठीक है ना। दूसरा क्या है? सूचना संसाधन समागम नहीं, सूचना संसाधन उपागम है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जोन। यह उपागम जो होता है संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है। बच्चों में संज्ञान के जो मौलिक पहलू हैं, जैसे कि अटेंशन है, स्मृति है, ठीक है ना, इन सबों का जो क्षमताएं उसके रूप उसके जो बढ़ती है, उसमें जो क्षमताएं इसकी विकसित होती हैं, उसके बारे में ये कहता है। और संज्ञान जो होती हैं, संज्ञान के सभी क्षेत्रों में भी ये प्रायः आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि उम्र बीतने से बच्चों में क्षमताएं विकसित होती है, मजबूत होती हैं, ठीक है ना। उसमें जो सूचनाओं का जो क्षमता होती है उसको लेने की, उसको समझने की, वो उसमें उम्र के अनुसार जो है बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। आगे ठीक है, चलिए हम थोड़ा चौथे प्रश्न की तरफ चले। ये क्या हो गया? ठीक है, चौथा जो हमारा प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण सीखने का स्रोत क्या है? क्या उसका पाठ्य पुस्तक है, या पर्यावरण है, या शिक्षक है, या खेल है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार सबसे, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार क्या कहता है कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण सीखने का स्रोत क्या हो सकता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है सीखने का स्रोत क्या हो सकता है? इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो इसका आंसर बताएंगे, क्या वो पाठ्यपुस्तक होगा, या पर्यावरण होगा, या शिक्षक होगा, या खेल होगा? तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर जो है वह होगा पर्यावरण। क्या होगा? पर्यावरण। बाल मनोविज्ञान में जो बाल जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि पर्यावरण जो है किसी बच्चे के बाल विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने आसपास से अनुभव और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अपने आसपास से ये क्या करेंगे? जो देखेंगे लोगों को, ठीक है ना, उससे अनुभव प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, और देखकर कुछ सीखेंगे भी, और कुछ करके भी पर्यावरण के अंदर रहेंगे, देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें सीखने की एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक एरिया प्रदान करता है वो होता है पर्यावरण, ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण है ये बताना है, ठीक है। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में कितने चरण है? क्या 4 है, 5 है, 6 है, या 7 है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा 6। क्या होगा? 6 होगा। और 6 कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें से 3 चरण है, 6 चरण है, और 6 चरण को इसमें 3 लेवल में बांटा गया है। कितने लेवल बांटा गया है? 3। और 3 में से एक बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल
ओनर कन्वेंशनल। दूसरा जो होता है वह होता है कन्वेंशनल लेवल। मैं बार बार यहाँ पे गलती कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कन्वेंशनल लेवल। तीसरा जो होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में, ठीक है ना, टोटल 6 चरण बांटे गए हैं, जिसके 6 को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 में से 6 आए हैं। तो ये होता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। इसके बाद जो आंसर है, जो प्रश्न है हमारा, बाल विकास में आंतरिक प्रेरणा का क्या अर्थ है। बाल विकास में आंतरिक प्रेरणा का क्या अर्थ है, ये बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा, बच्चों को पुरस्कार देना क्या आंतरिक प्रेरणा का अर्थ समझाएगा। बच्चों की अपनी रुचि और जिज्ञासा ये आंतरिक प्रेरणा है। शिक्षक द्वारा दिया गया निर्देश और माता पिता का दबाव। तो आप सबसे पहला ही देख रहे हैं, आंतरिक मतलब अंदर से जो मोटिवेशन निकल के सामने आता है वो क्या चीज़ है। अगर मैं आप ही को बोल दूं कि अगर कोई चीज़ मैं आपको दबाव के साथ कर रहा हूँ कि आप इसे पूरा कीजिए, तो आप लोग जाहिर सी बात है कि उसको करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसमें आप रुचि नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, उसमें आप रुचि नहीं दिखाएंगे। एक मिनट। ठीक है। तो जब तक हमको अंदर से मोटिवेशन निकल कर नहीं आता है, तब तक हमें किसी भी कार्य को करने की रुचि नहीं मिलती है। तो अगर आंतरिक प्रेरणा की बात करें, इंटरनल मोटिवेशन की बात करें, तो जब तक बच्चे की अपनी रुचि, अपनी जिज्ञासा मतलब सामने नहीं आएगा, वो दिखेगा नहीं, जिज्ञासा उसके अंदर पैदा होगा नहीं, तब तक वो नहीं करेगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब बच्चे को कोई चीज़ सीखना होता है, कोई चीज़ देखता है, तो उसके बारे में वो बार बार आपसे पूछेगा। एक बार पूछेगा ये क्या है, फिर पूछेगा ये कहाँ से आया, फिर ये कैसे बनता है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होगा तो उसके मन में ये जिज्ञासा पैदा होगा कि ये खिलौने जो है बने कैसे हैं। देखते होंगे अक्सर खिलौने वो तोड़ देते हैं, तो वो सब क्या है, वो उनकी रुचि है, उस चीज़ को जानने की रुचि है, उस चीज़ को सीखने की उसके अंदर जिज्ञासा है। तब ये प्रेरणा जो है बाहर निकल के आती है। तो बाल विकास में आंतरिक प्रेरणा का अर्थ होगा बच्चे की अपनी रुचि और जिज्ञासा, ठीक है। और आप लोग याद रखेंगे, आप लोग सीटेट या किसी भी टीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी शिक्षा जो होती है वह बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी बच्चों, देखिए आप बच्चों पे नहीं थोप सकते हैं, बच्चों को देखकर आप जो है उन्हें सिखाना है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, 7वां प्रश्न है कि सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार रचनावादी शिक्षा का मुख्य विचार क्या है। ठीक है ना, रचनावादी शिक्षा का मुख्य विचार क्या है। रचनावादी शिक्षा का मुख्य विचार क्या है। क्या शिक्षा केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक शिक्षा आधारित शिक्षा होनी चाहिए, या बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, या परीक्षा आधारित होनी चाहिए। मैंने भी अभी आपको बताया कि आप जब भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि सारे जो है चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए। ठीक है ना, बच्चे की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी पाठ्यक्रम बच्चे के अनुसार होना चाहिए, नहीं कि पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को थोपना है, ये नहीं, बच्चों से ही पाठ्यक्रम को बनाकर सिखाना है। ठीक है, अगला जो है द्विभाषी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। द्विभाषी शिक्षण, ठीक है ना, बाईलिंगुअल एजुकेशन। द्विभाषी शिक्षा का मतलब ये चीज़ हो गया कि जैसे कि अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा इसकी भोजपुरी है, मगही है, ठीक है, मैथिली है। तो इसमें
जो है क्षेत्रीय भाषा के अलावा अलावा जो है एक और हम राष्ट्रीय भाषा को लेकर अगर पढ़ाते हैं या राष्ट्रीय भाषा के साथ मातृभाषा को लेकर पढ़ाते हैं तो ये बाइलिंगुअल एजुकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक भाषा की शिक्षा देना होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। दो भाषाओं में शिक्षा देना होता है, बिल्कुल होता है। बच्चों को नहीं भाषा सिखाना, बिल्कुल नहीं। केवल मातृभाषा सिखाना, बिल्कुल नहीं। तो एक जो होता है, एक हो गया मातृभाषा, मातृभाषा आपका क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। प्लस में एक आप राष्ट्रभाषा पढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या कोई भी एक अलग जो है पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दो भाषाओं में शिक्षा देना होता है, द्विभाषी शिक्षण। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाल विकास के संवेदी अवधि का क्या महत्व है। बाल विकास के संवेदी अवधि, क्रिटिकल पीरियड का क्या महत्व है, ये बताना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ, ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, संवेदी अवधि का, क्रिटिकल पीरियड का क्या अर्थ है। क्या यह सीखने का सबसे संवेदनशील समय होता है, या इसमें बच्चे को आराम देना चाहिए, या किसी कौशल, विशेष कौशल को सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, या इसमें बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बाल विकास के संवेदी अवधि का क्या महत्व होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे साथियों, यह इसका सही आंसर होगा ए। यह सीखने का सबसे संवेदनशील समय होता है, बाल विकास के संवेदी अवधि, क्रिटिकल पीरियड। 5 वर्ष तक बच्चे जो है काफी तेजी से सीखते हैं, याद रखेंगे आप। इसके बाद जो 10वां है, लर्निंग को मनोविज्ञान में किस रूप में परिभाषित किया गया है। मनोविज्ञान में सीखना, लर्निंग यानी सीखना को मनोविज्ञान में क्या कहा गया है। क्या यह अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, व्यक्तिगत अनुभव है, या अस्थायी व्यक्तिगत दोनों है, ठीक है ना। तो सीखना जो है एक अस्थायी परिवर्तन होता है। सीखना क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें कहा जाता है कि सीखना वह प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। और आप लोग ये बात आप जान लें कि सीखने का मतलब सिर्फ सीखना ही नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें जो होता है उसके व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी प्रभाव होनी चाहिए, प्रभाव पड़नी चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ वो कुछ सीख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो क्या होता है मनोविज्ञान में, इसको अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, यानी व्यक्ति के व्यवहार में अगर अस्थायी परिवर्तन आता है तो वह सीखना है, वह सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है ना, से प्रभावित बच्चे को सबसे अधिक कठिनाई किस क्षेत्र में होती है। अगर कोई किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसमें उसके बच्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसमें दिक्कत आएंगी, ये सारी चीजें जो है बताना है। क्या वह पढ़ने लिखने में डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, खेलों में है, बातचीत में है, या सामान्य ज्ञान में है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वह है पढ़ने और लिखने में अक्षमता। पढ़ने और लिखने में अक्षमता, इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे पढ़ लिखने में कमजोर हो जाते हैं, जिसको पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता, लिखने आता है पढ़ने नहीं आता है, तो ये सारी चीजें जो है कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो पढ़ने लिखने में इसमें जो होते हैं आप लोग याद रखेंगे, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। हाँ, क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। पढ़ने लिखने की एक बीमारी होती है, ठीक है ना, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।
चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, बाल विकास में विकास डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? बाल विकास में विकास डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, इसको बताना है। ठीक है, बाल विकास में इस विकास का क्या अर्थ है, ये चीज बताना है। तो बाल विकास में अगर कहा जाए सिर्फ शारीरिक वृद्धि हो, सिर्फ मानसिक वृद्धि हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी वृद्धि हो, केवल सामाजिक वृद्धि हो, तो इसमें डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसमें डेवलपमेंट का मतलब होता है शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, सामाजिक हो, भावात्मक सभी वृद्धि, इसी को बोलते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है ना, सर्वांगीण विकास। ठीक है ना, तो हमें एक ऐसा शिक्षा देना होता है जिसमें कि सर्वांगीण विकास हो, उसी में एक योजना चलता है समग्र शिक्षा, तो जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी प्रकार के उसमें विकास हो, वृद्धि हो, तो इसे कहेंगे बाल विकास में। ठीक है ना, डेवलपमेंट। अगला जो प्रश्न है, बाल विकास में प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति क्या है? प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति क्या है? क्या वह सामाजिक प्रभाव है, या माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताएं है, या शिक्षा से प्राप्त विशेषताएं है, या पर्यावरणीय प्रभाव है? तो इसका जो सही आंसर है प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताएं। ठीक है, तो बाल विकास में प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति हेरिडिटी उसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो गुण माता पिता है वह माता पिता के बाद उनके बच्चों में आए, फिर उनसे उनके बच्चे में, ये जो है आनुवांशिक रूप से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक विशेषता दूसरे बच्चे में, दूसरी विशेषता उनके उनके बच्चे में, अगर ऐसे में चलते चल रहा है तो उसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति हेरिडिटी। ठीक है ना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेषता जो है दूसरी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। स्किनर ने व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? क्या वह प्रेरणा पर है, या प्रोत्साहन और दंड पे है, या समझ पे है, या आत्म अनुभव पे है? किस पे है ये बताना है। तो स्किनर ने कहा था, ठीक है ना, कि सीखना, ठीक है ना, सीखना जो है प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से होना चाहिए। स्किनर ने क्या कहा था कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सीखना जो है प्रोत्साहन और दंड पे आधारित होना चाहिए। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? हमने अभी बताया था कि समाज पर और भाषा पर। हमने अभी बताया था कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? समाज पर और भाषा में है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, एक चीज आप बताएंगे, ठीक ना, एक चीज आप लोग हमें बताएं कि समाजीकरण की आप लोग अ, अच्छा एक चीज बताइए हमको एक चीज बताया। एरिक्सन का एक सिद्धांत था, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है, आपको बता दे रहे हैं, एरिक्सन एक नाम आता है। तो एरिक्सन का जो है एक सिद्धांत था मनो सामाजिक सिद्धांत। ठीक है ना, तो एरिक्सन का एक सिद्धांत हुआ करता था मनोसामाजिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कही, इन्होंने कौन सी चीजें बताया था? तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एरिक्सन ने बताया क्या था कि पूरे जीवन अवधि में विकास को इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा था। कितने अवस्थाओं में? 8 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा था। किसने? एरिक्सन ने। एरिक्सन ने पूरे जीवन में विकास को कितने भागों में बांटा था? 8। ठीक है ना, कितने भागों में बांटा था? 8। ठीक है ना, याद रहेगा। तो इन्होंने टोटल 8
अवस्थाओं में पूरे जीवन के अंदर जो विकास था उसको इन्होंने बांटा हुआ है। किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुनने के कौशल, लिसनिंग स्किल को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? केवल पाठ पढ़ना, सक्रिय श्रवण गतिविधियां, प्रश्नोत्तरी देना, कक्षा में मौन रखना। इसमें से किसकी वजह से जो है, ठीक है ना, किसकी वजह से सुनने के कौशल को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम पाठ पढ़ के सुनने के कौशल को बढ़ा सकते हैं? ठीक है ना? क्या सक्रिय श्रवण गतिविधियां करके लिसनिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं? या प्रश्नोत्तरी करके क्वेश्चन आंसर करके कर सकते हैं? या कक्षा में मौन रख के? ये चीज हम कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, इसका जो होगा सक्रिय श्रवण गतिविधियां। अगर कक्षा में है तो कक्षा में हमें करना क्या चाहिए? जैसे कि टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो टीचर की बातों को सुनना, फिर उसके बाद से उनका जवाब देना, ठीक है ना, ये गतिविधियां होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, हमने इसके पिछले बार पढ़ा था अनुवांशिक के बारे में। थोड़ी सी अनुवांशिक के बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसकी जानकारी ले लें। ठीक है ना, तो अनुवांशिक का नियम आप लोग को पता ही होगा, जिसे मेंडल ने अपने शोध के आधार पर यह प्रतिपादित किया था, जिसे इनको पता चला था, ठीक है ना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्तियों के गुणों में विभिन्नता क्यों और कैसे होती है। इसके बारे में ये शोध किए थे मेंडल ने। इन्हीं को कहा जाता है अनुवांशिकता का सिद्धांत या लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना, इसी तरह इन्होंने बताया था कि हर एक जीव जंतुओं के अलग अलग जो होते हैं जीन होते हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। उसी तरह बताया कि मानव जीवन की शुरुआत जो है गर्भित अंडाणु से ही शुरू हुई थी, फर्टिलाइज्ड एग से शुरू हुई थी। एक गर्भित जो अंडाणु होता है उसमें क्या बताया था कि 23 जो होते हैं जोड़े होते हैं, पेयर। ठीक है ना, इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और अर्थात मनुष्य जो है, मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है उसमें कितनी होती हैं? 46 गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम्स इसको बोलते हैं। गुणसूत्र होती है, इसी को बोलते हैं 23 जोड़ा, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं पिता से लेकर ये क्या होते हैं, कोशिकाएं इनकी बनती हैं, बच्चे पैदा होते हैं। और क्रोमोसोम्स में ही एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग जीन कहते हैं। और इसी जीन के द्वारा जो होता है माता पिता या अपने पुरखों के गुण क्या होते हैं अपने शिशुओं में आते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, साइंस में भी याद